दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है कायर। डॉक्टर जेटली ने जिम में प्रवेश किया तो अदरक चाचा ने लपक कर बैग उसके हाथ से ले लिया। सूरज कहाँ है अदरक चाचा? आइए डॉक्टर, सूरज अपने कमरे में ही है। हेलो सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर, ये अदरक चाचा तो मेरी छींक पर भी परेशान हो जाते हैं, पर ये बात मामूली नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। पेट दर्द के कारण तुम्हें तड़पती। उससे पहले क्या खाया था? एक्सरसाइज के बाद मैं केवल दूध लेता हूँ, वही लिया था और आधे घंटे बाद ही ये दर्द शुरू हो गया। वो मीटिंग 2 बार हो चुका है डॉक्टर। कहीं एक्सरसाइज करते वक्त नस खिंच जाने के कारण तो ये दर्द नहीं हुआ? नहीं, ये मामला फूड प्राइवेजिक का लग रहा है। उस शाम सूरज, यह देखो इवनिंग न्यूज़पेपर। कोई खास खबर है क्या अदरक चाचा? हाँ, सुबह केवल तुम्हारे साथ ही फूड प्रोवाइजिंग का मामला नहीं हुआ है। इसे पढ़ो। कई बच्चे और बड़े जिन्होंने 200 ग्राम या इससे अधिक दूध पिया, उन सबकी हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ी। ओह नो! डिटर्जेंट और यूरिया के प्रयोग से तैयार नकली दूध, यानी सिंथेटिक मिल्क। ये गंभीर मामला है अदरक चाचा। मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा डोगा। निकल पड़ा। वह समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करता है। प्रातः का समय था, 4 बजे थे जब वह मिल्क वैन उस इमारत में प्रविष्ट हुई। 5 मिल्क वैन आ गई हैं लंबू। इन वैनों का दूध यहाँ खड़ी 20 दूसरी वैनों में मिला दो, ताकि इनमें भरे सिंथेटिक मिल्क को असली दूध की ताजगी मिल जाए और 2 रुपये किलो की कीमत का यह सिंथेटिक मिल्क आसानी से 14 रुपये किलो बिक सके। दूध में पानी की मिलावट का पता तो लैक्टोमीटर टेस्टिंग के बाद लगाया जा सकता है, मगर अभी तक ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिससे दूध में मिलाए गए रसायनों का पता लगाया जा सके। और जब तक पता लगाया जा सकेगा तब तक हमारी तिजोरियां लाखों रुपए के बोझ तले दब रही होंगी। फिर जल्दी। जेके साहब, सभी व्यस्त तैयार हैं। ओके। महानगर के दूध डीपीओ पर सारे दूध की सप्लाई कर दो। और ये रहा तुम्हारा कमीशन। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर असलम, पुलिस ट्रेनिंग तुमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में पास की है। वेल डन। आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है। इंस्पेक्टर चीता के रिजाइन के बाद सर जे रोड स्थित नागपाड़ा के खाली हुए थाना इंचार्ज का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा सर। और हाँ, ये रहा तुम्हें सर्विस रिवॉल्वर जारी करने का ऑर्डर। इसे दिखाकर तुम माल खाने से रिवॉल्वर ले सकते हो। यस सर। फिर ओह इंस्पेक्टर असलम, आपको रिवॉल्वर चाहिए? प्लीज़ यहाँ दस्तखत कीजिए। ये रहा आपका रिवॉल्वर और गोलियाँ। गुड लक इंस्पेक्टर असलम। थैंक यू मिस शालिनी। इनका हाथ क्यों कांप रहा है? कानून व इंसाफ की रक्षा के लिए ये रिवॉल्वर और गोलियां मुझे दी गई हैं, लेकिन गोलियां इंसाफ कहाँ करती हैं? वो तो खून करती हैं। सर जे रोड स्थित नागपाड़ा थाना। वेलकम सर, मुझे सब इंस्पेक्टर खोपड़ कहते हैं। और सर आई एम सब इंस्पेक्टर खुरदरा। मेरा ख्याल में मुझे भी अपना परिचय दे देना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर असलम। कानून की वर्दी पहनने के बाद एक कानून के रक्षक का जो फर्ज होता है, मैं उसे ही पूरा करने के इरादे से यहाँ आया हूँ, यानी अपराध ख़त्म करना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे।
इसी पल सबके जिस्मों में सिरहन सी चेहरे पर खलबली मचाता अंदर आया हेड कांस्टेबल ताराचंद। ताराचंद, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी वर्दी किसने फाड़ी? रिवॉल्वर कहाँ है तुम्हारा? लंबू और उसके गुंडों के पास। खुरदरा, तुम चलो मेरे साथ उस इलाके में जहाँ ताराचंद से रिवॉल्वर छीना गया है और मारपीट की गई है उससे। बंजारा रेस्टोरेंट। वो रहे साहब, इनके खिलाफ इस रेस्तरां में शराब पीकर वातावरण खराब करने की कंप्लेंट पाकर मैं यहाँ पहुँचा था। मेरा रिवॉल्वर अभी भी उनकी टेबल पर पड़ा है साहब। खुरदरा, हथकड़ी मुझे दो। तुम चारों में से कद इस बात की गारंटी कर रहा है कि तुम ही लंबू हो? और ये हथकड़ियाँ भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए ही लाया हूँ। उफ! लंबू को हथकड़ियाँ पहनाने से पहले तुमने हॉस्पिटल में अपने और अपने उस पुलिसिए के नाम के बिस्तरे बुक करवा लिए हैं या नहीं इंस्पेक्टर? देखो लंबू, मैं तुम्हारी इस हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। तुम चुपचाप पुलिस स्टेशन चले चलो। सर बचिए। लंबू को गिरफ्तार करने का सपना कई पुलिस अफसरों ने देखा है इंस्पेक्टर, मगर जिसने भी यह कोशिश की उसने अपनी टांगें तोड़वाई हैं। आह खुरदरा, उफ! ये क्या किया तुमने? दूसरे पल स्प्रिंग की मानित उछलता इंस्पेक्टर असलम का जिस्म बुरी तरह से जकड़ लिया उसने। लंबू का शरीर अपनी लोही सी मजबूत भुजाओं में। आजकल तो पानी भी महंगा है और तूने खून बहा दिया। छोड़ इंस्पेक्टर, छोड़। हवा में उछलकर फर्श पर गिरा लंबू। उसकी इस हरकत से करा फूट पड़ी इंस्पेक्टर असलम के कंठ से। मछली की तरह फिसलकर न सिर्फ छूट गया लंबू, बल्कि फुर्ती के साथ खड़े होकर उसने एक ठोकर असलम की पसलियों में भी जड़ दी। लंबू ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, मगर जौक की बनकर उसकी एक टांग से चिपक गया इंस्पेक्टर असलम। तुझे सज़ा जरूर दिलवाऊंगा लंबू, ऐसे नहीं भागने दूंगा मैं तुझे। लंबू की जबरदस्त ठोकर पड़ी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर। उसके चेहरे से खून की एक पतली धार बह निकली। गला फाड़कर चिल्लाया वह, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे हाथ कड़ियाँ लगाने का आदेश मुझे दीजिए सर। चेहरा आग बबूका हो गया इंस्पेक्टर असलम का। जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर कस गए थे। लगा जैसे अभी गोली लंबू की टांगों के आर पार कर देगा वह। गोली चला भी दी उसने, लेकिन निशाना बदल चुका था। सर, मुझे अफसोस है कि आप एक नौसिखिए की तरह लड़े। आपने गोली लंबू पर क्यों नहीं चलाई सर? आप उसे एक चांटा तक नहीं लगा पाए। एक एक डरपोक बच्चे की तरह लड़ रहे थे आप। क्या कहूँ इंस्पेक्टर चीता जैसे ब्रिलियंट से थाना इंचार्ज की खाली हुई कुर्सी पर कायर आकर बैठेगा, यह तो मैंने सोचा भी न था। उत्तेजना की अधिकता से थरथरा उठा इंस्पेक्टर असलम का वजूद। मस्तक पर पसीने की बूंदें चुचुआ आईं। जबड़े भिरचा गुर्रा उठा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज खुरदरा, बिहेव योर सेल्फ। मगर वे शब्द सुनने के लिए खुरदरा वहाँ रुका नहीं था। लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलता चला गया वो। पसीने में डूबा बड़बड़ा उठा इंस्पेक्टर असलम, मैं उस गोली नहीं चला सकता। हाँ खुरदरा, मैं उस पर गोली नहीं चला सकता। विवशता से तड़प उठा वो। और वो जो समस्याओं को केवल हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है, वो इस समय मौजूद था जेके डेयरी प्रोडक्ट्स की इमारत के सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंथेटिक मिल्क जैसे घातक दूध के उत्पादन में इन्हीं कंपनियों में से एक किसी का हाथ हो सकता है, वरना इतने बड़े पैमाने पर यह काम नहीं हो सकता। डोगा के देखते ही देखते मिल्क वैन जेके डेयरी प्रोडक्ट्स में समा गई। अक्सर इन कंपनियों में शाम की सप्लाई का ताज़ा दूध सुबह सुबह की सप्लाई का दूध शाम को पहुंचा करता है, मगर सिर्फ 5 मिल्क
वैन पूरी फैक्ट्री की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी? सहसी चौंक पड़ा डोगा। मेरा अंदर आना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अंदर आकर ही मुझे पता लग सकेगा कि अंदर आई 5 मिल्क वैन ही बाहर क्यों नहीं निकली, जबकि 20 दूसरी वैन बाहर गई हैं। डिटर्जेंट, खाद्य तेल, कॉस्टिक सोडा और यूरिया। यानी मेरा संदेह ठीक था। यानी उन 20 मिल्क वैन में जो दूध भेजा गया है वो वही सिंथेटिक दूध है जिसे महानगर में आतंक मचा रखा है, और इन वैनों में आया असली दूध उन 20 वैनों में मिला दिया गया ताकि नकली को असली का रूप दिया जा सके। यानी 20 वैनों में भरा सैकड़ों गैलन दूध एक बार फिर बहुत से मासूम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने उनके घरों में पहुंचेगा। नहीं डोगा, ये हरगिज नहीं होने देगा। डोगा, ये अब जरूरी होगा, क्योंकि उन वैनों में भरे सिंथेटिक मिल्क के बारे में बताने के लिए अब तुम्हें पार्क को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उफ। डोगा ने वह कांटा खींचकर बाहर निकाला और दर्द रोकने का प्रयास में उसका सारा खून जैसे उसके चेहरे पर आज जमा हुआ हो। दुश्मन के इस साइलेंस आक्रमण का मुझे पता नहीं चला। उफ, जबरदस्त फुर्ती थी पार्कों के आक्रमण में। उतनी ही फुर्ती के साथ आकर धंसा हुआ एक और कांटा। ओह नो, वार करता दुश्मन दिखाई तक नहीं पड़ रहा। उसके वार रोकने और उसका परिचय जानने के लिए अब मुझे उसे ललकारना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ललकार सुनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वह मेरे सामने जरूर आएगा। डोगा ने खींचकर निकाला वह कांटा भी फिर गुर्राया। छुपकर तो गीदड़ भी वार नहीं करता पार्को। अपनी ताकत पर डोगा की ताकत से ज़्यादा भरोसा है तो सामने आ, और यकीन रख मैं तुझे किसी हथियार से नहीं मारूंगा। चाल कामयाब रही डोगा की। पार्को सामने आ गया। मुझे हथियार से न मारने की सौगंध लेकर तूने अपने हाथ काट डाले हैं डोगा, क्योंकि अपनी ताकत के बल पर तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसका नाम पार्को, और इसके शरीर पर कांटे देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगानी चाहिए कि ये शाही यानी पोर्कूपाइन नामक जीव से प्रेरित है, जो चीते को भी मात देने की ताकत रखता है। लेकिन राहत ये है कि अब ये मेरे सामने है और मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। पार्को, आज उन 20 लारियों में भरा सिंथेटिक मिल्क तो मैं हरगिज महानगर के लोगों तक पहुँचने नहीं दूंगा, और उसके लिए मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। और मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक तू मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा है। इस दीवार को ढाना होगा मुझे, और इस दीवार को ढाने के लिए मुझे पहले इस दीवार पर चीनी गई ईंटों को उखाड़ना होगा। यानी इसके शरीर पर चढ़ी इस कटीली पोशाक से कांटे कम करने होंगे। लेकिन यह भी इतना आसान तो नहीं था। इस दीवार की एक भी ईंट तू छू नहीं पाएगा, ढा पाएगा डोगा। मेरा शिकार ऐसे ही तड़पता है डोगा, जैसे तू तड़प रहा है। डोगा दीवार से जा टकराया। तेरा दिया दर्द मैं सह लूँगा पार्को, मगर जब दर्द सहने की बारी तेरी आएगी तो तू बहुत रोएगा। उफ। आंखें बचाते बचाते कांटे गाल में धंस गए। डोगा ने वहाँ पड़ा एक सोफा उठाकर पार्को पर दे मारा। तेरे जिस्म में इतने छेद कर दूंगा डोगा कि खून भी छन छन कर आएगा। डोगा का जिस्म भी तुरंत हवा में लहराया, और उन छेदों में से खून नहीं बारूद बहेगा, तेजाब बहेगा और जहर बहेगा। पार्को, तेरे जैसे शैतानों की मौत के लिए मेरे शरीर में बहता है। पार्को के कांटों की जबरदस्त वर्षा से बचने के लिए डोगा समा गया उस टैंकर में। हवा के झोंके की तरह अंदर समा गया पार्को भी। डोगा, शेर से बचने के लिए घुसा भी तो जंगल में, जहाँ मेरे कांटों से बचने के लिए कोई ढाल भी ना मिलेगी तुझे। विजयी अट्ठास लगाते हुए पार्को ने अंधेरे में टैंकर की चारों दीवारों, फर्श व छत पर कांटों की बरसात कर दी। अब यहाँ से तेरी लाश ही निकाली जाएगी डोगा। अंदर एक एक कराह तक न फूटी।
अंदर इतने कांटे बरसा दिए हैं मैंने कि डोगा के खून से भर जाएगा टैंकर का एक एक कोना। उसकी सारी प्रसन्नता उस क्षण काफूर हो गई जब उसे सिर पर मंडराती मौत देखी। तुम बाहर हो? हाँ बेटे। तू भूल क्यों गया कि ऐसे टैंकरों के अंदर की सफाई करने के लिए, आदमी उतारने के लिए छत पर 2 बड़े छेद बनाए जाते हैं। और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे तू भी टैंकर में जरूर आएगा। फिर जिस समय तू टैंकर के अंदर घुसा मैं दूसरे रास्ते से बाहर आ गया और तेरे बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। लड़ाई के जोश में होश नहीं खोया करते पार्को, क्योंकि होश खोने वाले भी भूल जाते हैं कि वह जिस चीज़ के दम पर शेर की तरह दौड़ रहे हैं वो चीज़ उससे कब की जुदा हो चुकी है। जरा गौर से देख अपने जिस्म को पार्को। अपने जिस्म के सभी कांटे तू मुझ पर फेंक चुका है। नहीं, उफ, बुरी तरह से चकरा गया था पार्को का जिस्म। अचानक बाज की तरह झपट पड़ा हुआ और खाली ड्रम पर। और इस बात तू मुझसे जीत गया डोगा, मगर अभी मैंने अपनी हार कबूल नहीं की। हाँ डोगा, पार्को अभी हारा नहीं। मैं दोबारा आऊँगा डोगा, एक और मुकाबले के लिए, तुम्हारी मौत के आखिरी मुकाबले के लिए। इधर इंस्पेक्टर असलम की आंखें भी विवशता से बुरी तरह कसमसा रही थीं। मेरा वो मतलब सब इंस्पेक्टर खुरदरा मुझे कितनी आसानी से कायर कहकर चला गया। हीन, मैं उस घटना को नहीं भूल पाया। मगर ये तो सच है असलम कि तुमने उस पर गोली नहीं चलाई। एक मामूली से अपराध के लिए मैं उस पर गोली चला देता, एक मामूली सी बात के लिए। उसने भी तो तुम्हें चाकू मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओह छोड़ो असलम, भूल जाओ उस बात को। आज हम महीनों बाद मिले हैं। तुम पुलिस ट्रेनिंग पर चले गए थे और मैं बम्बई आ गई थी नौकरी के लिए। आज भी ऐसे बेकार बातों में समय गुजर गया और मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए। देर हो गई है, अम्मी परेशान होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। घर छोड़ने के लिए तो हम भी बुरे नहीं हैं जानेमन। तुम मजबूती से थाम ली असलम ने लंबू की कलाई। सुबह तुम मुझसे बच गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा लंबू। हम अब भी जाएंगे इंस्पेक्टर असलम, और तेरी इस महबूबा को भी साथ ले जाएंगे। ओह नो, लंबू को गिरफ्तार करना मुश्किल है इंस्पेक्टर। नहीं, छोड़ दो उसे। छोड़ देंगे, हड्डियां तो तोड़ दें। उफ, गाल बड़े सुर्ख हैं तेरे असलम। लंबू कमीने, छोड़ दे उसे। असलम बचाओ। भट्टी सा सुलग उठा असलम का चेहरा। खून पी जाऊंगा मैं तेरा हरामजादे। अगर वो घूंसा लंबू के चेहरे को छू लेता तो निश्चित रूप से उसके होश बेहोशी की ओर कूच कर जाते, लेकिन दांत पीसते हुए असलम के घूंसे का निशाना एकाएक बदल गया। चकनाचूर हो गया जीप का कांच, और इसी पर लंबू की ठोकर ने उसे सड़क पर उछाल फेंका। चीख पड़ा हीना, असलम रिवाल्वर निकालो, असलम उड़ा दो इस दरिंदे के भेजे। रिवाल्वर चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए वो तेरे यार के सीने में नहीं है लड़की। तोड़ दो इसकी टांगें ताकि जिंदगी भर ये इन टांगों पर खड़ा ना हो सके। नहीं, ठीक कहता है खुरदरा, तुम सचमुच कायर हो असलम। और फिर ना रुके वह हाथ असलम के हाथ से छूटकर उछले। उस सर्विस रिवॉल्वर को सड़क न छूने दी उस हाथों ने, और बस ज्वालामुखी सा भड़क उठा। उसके चेहरे पर चींटियां सी दौड़ गई, पूरे जिस्म में सुर्ख होती चली गई आंखें। दूसरे पल उसका रिवॉल्वर उसके हाथ में था, मगर बुरी तरह से कपकपा रही थी वो आवाज़। वे शब्द किसी अंधे कुएं का मेहमान बन चुके थे, जिनके कारण गुंडे किसी पुलिस वाले से खौफ खाया करते हैं। असलम की रिवॉल्वर डोगा ने लपक ली।
कांपना तो दूर, गोली चलाने वक्त हिचका तक न था वो हाथ। डंडा रखने का अधिकार सिर्फ वर्दी वालों को दिया जाता है, गुंडों को नहीं। हॉकी से खेलने का अधिकार दिया गया है उन खिलाड़ियों को जो देश के नाम को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, देशद्रोहियों को नहीं। कड़ी चाहे चैन की हो या सांसों की, टूट जाए तो मौत निश्चित होती है। और शरीफ लड़कियों का हाथ पकड़ने का अधिकार हमारा समाज सिर्फ एक बार देता है, मगर वो भी सिर्फ शरीफ आदमियों को। मगर डोगा के कानून ने तुम जैसे गुंडों को भी कुछ अधिकार सौंपे हैं, जैसे मुंह तोड़वाने का अधिकार, सिर फुड़वाने का अधिकार, हाथ पैर तोड़वाने का अधिकार, अपनी हड्डियां तोड़वाने का अधिकार। उठो, वो चारों लॉकअप में पहुंचने तक होश में नहीं आएंगे। हाँ, इस सहारे की ज़रूरत है डोगा। शायद तुम जैसा सशक्त सहारा पाकर इसकी कमज़ोर बाजुओं को बल मिल जाए। तुम शायद ऐसा इसलिए कह रही हो कि हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद भी ये गोली नहीं चला पाया और वो गुंडे सरेआम तुम्हारा अपमान करते रहे। मुझे भी इससे यही जानना कि इसने ऐसा क्यों किया। बड़े शौक से जानो। और इंस्पेक्टर असलम, जब जिसमें तुम्हारी कायरता का लिबास उतर जाए तभी आना हिना के पास, तभी हो पाओगे तुम हिना के प्यार के काबिल। आंखें नम थी उस वक्त इंस्पेक्टर असलम की। डोगा, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर कानून के दुश्मनों के प्रति नफरत देखी है, जैसी मेरे सीने में भी है। अपराध से मुझे भी घृणा है, अपराध की जड़ें तक उखाड़ फेंकना चाहता हूँ मैं भी, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, चाकू का जवाब गोली से देकर नहीं। डोगा, अब्बू की शक्ल तो देखी नहीं मेरे ना। मामा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पढ़ाया अहिंसा परमो धर्म का पाठ मेरी रग रग में बसा है। मुझे चेहरों की दरिंदगी नज़र नहीं आती डोगा, मुझे हर चेहरे में मासूमियत दिखाई पड़ती है और मैं उस मासूमियत को पीड़ा में बदलने नहीं देख सकता। और यही कारण है कि अपराध की घृणा से भरा मेरा हाथ अपराधी का मुंह तोड़ने के लिए नहीं उठता है, मगर वो उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। गोली चलाकर किसी अपराधी का खून नहीं बहा सकता। मैं सचमुच कायर हूँ, बेकार हूँ। पुलिस की वर्दी पहनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ठहरो, पागल मत बनो असलम। मैं इंस्पेक्टर असलम। किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दिल और दिमाग में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। दिल जो चाहता है, दिमाग उसके सही गलत का फैसला करके उसे काम को करने के लिए हरी झंडी दिखाता है। मगर जब दिल और दिमाग में तालमेल टूट जाता है, यानी जब दिल कुछ कहना चाहता है और दिमाग कुछ और सोचता है और करता है, तो स्थिति तुम्हारी जैसी ही हो जाती है। निसंदेह तुम कायर नहीं हो सकते असलम। जबड़े शक्ति के साथ बिछ गए डोगा के। हमेशा याद रखो कि ये गुंडे, बदमाश और अपराधी हाथ और हथियार की ही भाषा समझते हैं। याद रखो कि अहिंसा के लिए भी कहीं हिंसा की ज़रूरत होती है इंस्पेक्टर असलम। दिल की भावना को दिमाग की सोच में हावी मत होने दो। जहाँ हाथ की ज़रूरत हो वहाँ हाथ चलाओ और जहाँ हथियार की ज़रूरत हो वहाँ हथियार। गुड बाय इंस्पेक्टर। इसी के साथ डोगा वहाँ रुका नहीं और चला गया। मैं ऐसा ही करूँगा डोगा। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरा YouTube चैनल में जाकर आपका इसका दूसरा भाग हाथ और हथियार जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, जिसका नाम है